खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। इंटरनेशनल विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सरकारें कितनी ही सुविधाएं बढ़ा लें, कोरोना की रफ्तार 4 गुना है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बनी रहेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना का आह्वान किया है, क्योंकि इस बार कोरोना की रफ्तार हमारे देश के सिस्टम से काफी तेज नजर आ रही है। यही कारण है कि अब तो अदालत ने सरकारों से पूछ लिया है कि आखिर आपका एक्शन प्लान क्या है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि कोरोना पर क्या है सरकार का एक्शन प्लान। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अभी मनोज कुमार शर्मा पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में और मेहमान भी जुड़ेंगे। सवाल मनोज जी आपसे, देखिए प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लगातार क्राइसिस बढ़ रही है, डिमांड चीजों की बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, लेकिन इंतजामों की बात करें तो लगातार दावे किए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप सवाल भी उठता है, लेकिन जितनी भी कोशिश की जाए उस इंतजामों को, उन जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब कोर्ट ने भी ये पूछ लिया कि आखिर सरकारों का एक्शन प्लान क्या है, कहां कमी आपको नजर आती है सर, और कितनी जिम्मेदारी इस दौरान अहम भूमिका अधिकारियों की होती है। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनका रुख करें। इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया, आमजन से अपील की, और बैक टू बैक उनके कई ट्वीट यहां पर आए कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी उस वक्त तब ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर पूरी तरह से खाली पड़े हुए थे। उस वक्त केसेस कम थे, लेकिन ये दूसरी लहर जो आई है वो बेहद खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसमें अधिकांश को ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर की जरूरत यहां पर पड़ रही है। सरकारें कितनी सुविधाएं बढ़ा ले, कोरोना की रफ्तार 4 गुना है और इसलिए इसकी पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी यहां पर लगातार बनी रहेगी। हमें संक्रमितों की चेन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। आमजन के कोरोना प्रोटोकॉल की पालना से ही ऐसा संभव होगा और इससे आंकड़ों पर ब्रेक लगेगा, वरना हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सवाल वही उठता है कि आखिर इंतजाम क्या किए जा रहे हैं, क्या एक्शन प्लान है। हमारे साथ वन मंत्री सुखराम बिश्नोई जी भी जुड़ चुके हैं। सुखराम जी बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। सुखराम जी, कल देखिए कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है, मौजूदगी भी आप सबकी रहेगी, लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे कि लगातार सवाल सरकार भी उठाती रही है, लगातार अपील मुख्यमंत्री करते रहे हैं, इंतजाम पूरे करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन आंकड़े भी रुक नहीं रहे और आपूर्ति भी नहीं हो पा रही, चाहे ऑक्सीजन की हो या दूसरी जरूरी चीजों की। क्या एक्शन प्लान है सरकार का, कैसे नियंत्रण करेंगे प्रदेश पे कोरोना? देखो, कल 4 जिलों में संक्रमण थोड़े दर घटी है जी, और ऑक्सीजन तो पूरी ऑक्सीजन भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। रेडमेडिसिन इंजेक्शन है वो भी उन कंट्रोल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि मैं मेरा पूरा बजट खर्च करने के लिए तैयार हूं अगर लोगों के बीच में कोरोना नहीं फैले जी। सीएम साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि ये कोरोना नियंत्रित हो। लॉकडाउन में सख्ती की गई है और सख्ती से ही, मतलब लॉकडाउन से अपन इसको चैन को तोड़ पाए। बिल्कुल, और चल भी रहा है। आवाज नहीं आ रही साहब। बिल्कुल, पखवाड़े को भी बढ़ाया गया है वन मंत्री जी। सुखराम जी, पहले था 3 मई तक और 3 से 17 मई तक किया गया, सिर्फ इसलिए कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन सर, प्लान सरकार का है क्या, कैसे नियंत्रण में करेंगे? चलिए लॉकडाउन एक ऑप्शन है, किया भी जा रहा है आंशिक तौर पर, अब और सख्ती ये दूसरे उसमें की भी गई है, लेकिन इसके अलावा इंतजामों की कैसे पूर्ति करेंगे, कैसे हर एक पर निगरानी रखी जाएगी? देखो, बाकी स्टेट से राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री का प्रबंधन कोरोना को लेकर बढ़िया रहा अभी तक, और कहीं भी मतलब अप्रिय घटना ऑक्सीजन की वजह से नहीं घटित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर रोज गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन के लेकर निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक तो तकलीफ रहेगी।
पूरा प्रयास है कोरोना कंट्रोल के लिए। व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है। सभी जगह मतलब क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और कोविड सेंटर बनाए गए हैं। बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्थाएं चल रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेहतर इंतजाम यहां पर किए गए, कोशिश लगातार जारी, क्योंकि देखिए अब स्थितियां यहां भी बिगड़ रही हैं। तस्वीरें जरूर दूसरे राज्यों से आई पहले, लेकिन अब यहां पर भी स्थिति कई जगह से जब नजर आती तस्वीरें, हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सुखराम जी बने रही हमारे साथ, मनोज कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS हैं। मनोज जी, सवाल ये कि देखिए अधिकारियों पर कितनी जिम्मेदारी होती है इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर इन इंतजामों को या जो भी निर्देश दिया गया है उसकी पूर्ति कराई जा सके, और कोरोना काल के उस महामारी के मद्देनजर पहले फर्स्ट वेव और अब सेकेंड वेव, कहां आपको लगता है कि और ज्यादा गंभीरता बरतने की जरूरत है? श्वेता जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये क्राइसिस का टाइम है जी, ये संकट काल है और अधिकारियों को इसके लिए तैयार किया जाता है कि संकट काल में वो किस प्रकार से अपने सारे संसाधनों को झोंक दे। जी, लेकिन आज जो सबसे भयावह स्थिति वह ये है कि आप एक उदाहरण से समझिए, एक बैंक के बारे में ये आ जाए कि साहब ये बैंक डूबने वाला है, तो सारे लोग पैसे निकलवाने के लिए उसके अंदर लाइन में लग गए तो बैंक का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये पैनिक फैलना सबसे बुरी बात है। इसमें चाहे कोई किसी भी तरह का बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट लगा दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय इतनी अपील कर रहे हैं, चेन तोड़ने की अपील कर रहे हैं, सरकार अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन गफलत नागरिकों की तरफ से हो रही है, वरना ये दोबारा चेन नहीं आती, मैं आपको बताऊं जी। हालांकि क्या हुआ है, ये चेन नहीं टूटी, हम दोबारा से इस प्रकार से आगे जैसे कोई ये कोरोना था ही नहीं। हमने विदेशों से सबक लिया नहीं। आज भी मैं देखता हूँ लोग बाग पास बनवाने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसमें गर्व का अनुभव करने की क्या बात है? इसमें प्रशासन का साथ दीजिए भाई। क्यों बिना मास्क निकलने में अपनी एक वो कोई बड़प्पन समझ रहे हैं? आपका बचाव ही आपका उपचार है। प्रशासन आपका कहां तक साथ देगा मुझे बताइए। सरकार, कौन सी सरकार कहां से सारे संसाधन एक साथ जुटा के लाएंगे? हर चीज का बजट का प्रावधान होता है। अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है 80% कि वो किस प्रकार इस चेन को तोड़ें जिससे कि ये कोरोना नाम का राक्षस दोबारा न आए। प्रशासन के साथ साथ यहाँ मैं जनता की मैं फिर से अपील कर रहा हूं, कृपया आप अपनी चेन को तोड़िएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक लाइन और कहना चाहूंगा, कृपया अपने घर के बाहर एक लगा दीजिए कागज कि यदि हम आए तो खोले नहीं, हम और आप आए तो कृपया न आए। अभी अगर 10 दिन भी आइसोलेट हर व्यक्ति अपने आप को कर देगा तो हम इससे पार पाएंगे, वरना सारे संसाधन विफल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही मनोज कुमार जी कि अब सरकारों को दोष देते कि इंतजाम नहीं है, क्यों नहीं, हम उस स्थिति तक पहुंचते क्यों, और उस स्थिति तक पहुंचने के पहले क्यों ना हम खुद को रोक लें। और ये तभी हो सकता है जब आप घर में रहे, आइसोलेट रहे। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव होने पर ही आप होम आइसोलेशन में जाए या क्वारंटीन हो, खुद को घर में कैद कर ले तो भी बहुत हद तक इस चैन को तोड़ा जा सकता है। अहम बात आपने कही। कोटा से MHO भूपेंद्र सिंह तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह जी, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक चुनौती भी डॉक्टर्स के लिए है, एक बर्डन भी है कि किस तरह के इंतजामों को पूरा किया जाए। भूपेंद्र सिंह जी, अब क्योंकि जब संसाधनों की बात की जाती है, जरूरत जो चीजें पड़ रही हैं अस्पतालों में उसकी बात की जाती, कितने इंतजाम किए जा चुके हैं? अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें, क्या पिछले 15 दिन पहले हम जिस स्थिति में थे उससे बेहतर स्थिति में आए हैं या उससे भी वर्स्ट स्थिति में पहुंच गए? हमने जितने संसाधन बढ़ाए हैं वो उतने ही कम पड़ते जा रहे हैं। कारण उसका यही है कि मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। तो ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती नहीं है, ये विभागों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं कोविड प्रिवेंशन की पालना नहीं कर रहा हूँ और मैं मेरे राष्ट्र को खतरे में डाल रहा हूं। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हर एक आम जन को खुद अलर्ट होना होगा। जी, मैं अपने घर में 10-15 दिन रह लूं तो उसमें क्या बिगड़ता है मेरा? न मेरे पास कोई मिलने आए, न मैं किसी के पास मिलने जाऊं। जो मेरे घर में है उससे मैं मेरे टाइम पास कर लूं तो ये चेन टूट जाएगी, अन्यथा ये चेन बरकरार रहेगी। और मेरा सबसे यही आग्रह है, यही संदेश है कि इस देश को महामारी से बचाने के लिए आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, वरना कोई भी
व्यक्ति, कोई भी विभाग, कोई भी सरकार आपको इस देश को बचा नहीं पाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, सबसे अहम तो यही है। लेकिन अगर कोई अस्पताल पहुंचता है तो भी क्या इंतजाम है, उसको लेकर भी हम आपसे जवाब चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ नारायण सिंह देवल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है। नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नारायण सिंह जी, देखिए, प्रदेश सरकार पर लाख सवाल आप उठाएं या केंद्र पर उठाया जाए, या दोनों सामंजस्य बनाकर काम करें, जैसा कि नजर भी आ रहा है कि बात रखी जाती है, उसे सुना जाता है, आपूर्ति पूरी करने की कोशिश की जाती है। विपक्ष के तौर पर प्रदेश में किस तरह की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं? कहां आपको लगता है कि जो एक्शन प्लान की बात कही जाती है उसमें आप लोग का सजेशन है, या क्या चीजें की जा सकती है जिससे इस चेन को तोड़ा जा सके? देखिए, इस देश में पहला कोरोना जो मरीज था 3 मार्च को आया था, पिछले 1 साल पहले। और तब हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उपनेता सभी ने यही कहा था कि इस महामारी में हम लोग कोई राजनीति नहीं करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से हम लोग विपक्ष पक्ष के साथ में मिलकर सकारात्मक काम में लगे हुए हैं और जन चेतना के माध्यम से लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र हो, राज्य सरकार हो, जो भी गाइडलाइन है उसकी आप पूर्णतः पालना करें। और रहा सवाल जो अभी पूरे देश में चल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऑक्सीजन नहीं दे रही है। अगस्त 2020 में 5,700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार बना रही थी, आज वो होके 9,350 मैट्रिक टन, लगभग दुगनी ऑक्सीजन देश में बन रही है। फिर भी राज्य सरकार दुर्भाग्य से अपना काम और अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही है। दूसरा, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश के 16 करोड़ 33 लाख जो 45 साल से ऊपर लोग हैं उनका पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ है। और जो हमारी मेडिकल की जो कंपनी है रेमडेसिविर, उनकी 7 कंपनियों से बात की, जो पहले 10 प्लांट थे, अब 55 प्लांट रेमडेसिविर के लिए काम करेंगे। और रेमडेसिविर जो पहले 30 लाख बढ़ती थी, अब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 3 लाख का उत्पादन भी देश में रेमडेसिविर का बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरोप, अब तो कोई आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन जरूरत है तो केंद्र से ही राज्य सरकारें कहेंगी। राजस्थान में यहाँ के लोगों ने आपको भी तो सर विधायक बनाया है, आपकी भूमिका आपको लगता है कि आप निभा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग हमारी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले जो कोरोना काल में मैंने खुद विधायक फंड से 35 लाख का राशन हमारे एरिया में दिया। और अभी भी भीनमाल जो सीएससी है, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, मैंने एमएलए फंड से कहा है कि हम पूरी सीएससी ऑक्सीजन का प्लांट सीएससी पे लगाएंगे। ठीक है सर। सुखराम विश्नोई जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुखराम जी, आपने भी सुना नारायण सिंह देवल जी ने क्या कहा। सवाल ये उठता है कि देखिए, अब ये वक्त आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पर सवाल खड़े करने का नहीं, साथ मिलकर जरूरतों को पूरा कर इस महामारी से जंग लड़ने का है। सुखराम जी, इस पर आपसे जवाब लेंगे सर। लेकिन मनोज कुमार शर्मा जी, अभी आपने कहा, एक बात कही वो बिल्कुल अहम थी कि अगर लोग खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर ले, घर पर रहें, तो इस चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सर, सवाल ये भी उठता है कि एक दूसरा पहलू ये भी कि एक तो लोग उस स्थिति तक पहुंचे नहीं, लेकिन अगर अस्पताल वाली स्थिति पर पहुंच रहे हैं, अस्पताल में जो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन प्लान सरकार को बनाने की जरूरत है? क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना एक्शन प्लान बताएं कि आखिर इस महामारी को रोकने के लिए, आंकड़ों को कम करने के लिए, इस चेन को ब्रेक करने के लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है? क्या नजर आता है आपको, क्या करना चाहिए उस स्तर पर? श्वेता जी, इसमें अभी मैं देख रहा था, राज्य सरकार की तरफ से 30 अप्रैल को एक 20 पन्ने की गाइडलाइन जारी की गई। 20 पन्ने की विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और यदि उस गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराएं, जहां प्रशासन और अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो यदि उसका कड़ाई से पालन कराएं और दंडात्मक उसके अंदर कार्रवाई हो। अभी मैं क्या देख रहा हूं कि दंडात्मक कार्रवाई होने की बजाय जुर्माना तक ही ये सीमित हो रहा है। धारा 188 के प्रावधान, जो आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 188 है, उसके प्रावधानों के तहत इनको जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक ये जो इस तरह के फैलाने वाले हैं ये मानेंगे नहीं, क्योंकि साधन सीमित हैं, रोग असीमित हैं। अब 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी, एक भी केस आया उसको ऐसी दंड मिलना चाहिए, उसको 188 नहीं, रासुका में बंद करो।
अगर रेमडेसिविर का कोई ब्लैक करता हुआ पाया गया, रासुका को हमें बंद करना चाहिए। उसको जो धाराएं उसके ऊपर मानव हत्या की लगाए उसको लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वह एक आदमी की जान ले रहा है। ठीक है। तो दंडात्मक प्रक्रिया को ये आवश्यक रूप से होना पड़ेगा। हालांकि जुर्माने में वृद्धि की गई है, लेकिन जुर्माने में वृद्धि से भी मैं देख रहा हूं सड़क पे बड़े आराम से लोग गर्वित होकर निकल रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? और इसमें प्रशासन को यदि कड़ा रुख अपनाना पड़े तो अपनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो और यदि उसके अंदर असंतोष फैलता है तो महामारी है ये। तो अब आप ये देखिए कि अब अभी आरोप प्रत्यारोप का समय अभी बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ये वो नहीं था, ये नहीं था। अरे भाई, जब सेनाएं दुश्मन की आपके किले के गेट तक पहुंच गई है, आपके शहर के गेट तक पहुंच गई है, आप कहो कि गेट बनाए नहीं गए थे इसीलिए आ गए, अब तो आपके घर पे पहुंच गई है ना। बिल्कुल। तो अब अपने हथियार तो आपको रखने ही, आपको तो सिर्फ घर में रहना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है। मास्क का पालन करना है। अब मास्क का पालन अगर हम नहीं कर पाए, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर पाए, तो हम राष्ट्र के लिए क्या योगदान देंगे? मुझे याद आता है 1971 का युद्ध, जब युद्ध का सायरन बजता था, ब्लैकआउट होता था, मजाल है कि एक भी बच्चा या कोई व्यक्ति घर से बाहर तो निकल जाए, क्योंकि बमबारी का खतरा रहता था। आज वही है, यह बमबारी का सामने खतरा नहीं दिख रहा है। ये एक वायरस जो अदृश्य है, ये बमबारी का खतरा है। इससे कृपया सावधान रहकर के जिस प्रकार से 1971 में देश को बचाया था, अभी भी हमें देश को उसी प्रकार से बचाया जाना चाहिए। ये ब्लैक मार्केट में, चाहे एयरपोर्ट पे, मैं आपको बताऊं मेरे पास रोज फोन आते हैं एयरपोर्ट पे जांच के नाम पे। अगर मान लीजिए जांच नेगेटिव फर्जी जांच नहीं होती तो ये बढ़ता है क्या? हम सरकार से ये अपील है। आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो इसके कारण हम लोग थोड़े से कम कर लेंगे। जैसे आज मैं केसेस देख रहा था जी, कल की तुलना में कम आए। तो अगर ये चेन हम तोड़ पाएंगे तो हम आशावादी होकर के इसके अंदर काम करेंगे। हम निराशावादी होकर के जाएंगे तो नहीं होगा। और उसके बाद में हमें क्या कदम उठाने हैं, ये पर दंडात्मक कार्रवाई सबसे अधिक जरूरी है। यानी चालान दंडात्मक प्रारंभ कर दीजिए, परसों से उसके रिजल्ट देख लीजिए। बिल्कुल, यानी कि चालान करना तक ही सीमित नहीं रहना होगा। जब सख्ती होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, तब शायद लोग डर कर ही सही घर पर रहेंगे। वरना बाकी इतनी सख्ती गाइडलाइन में करने के बावजूद भी उसकी पालना हो नहीं पा रही है या कराई नहीं जा पा रही है, दोनों चीजें हैं। सुखराम विश्नोई जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुखराम जी, देखिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, आपने भी कहा, ठीक है, केंद्र सरकार से भी सहयोग की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार ने भी आश्वस्त किया है, मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों के जिस तरह के हालात हैं सुखराम जी, उसे ठीक करने की कैसे कोशिश की जा रही है? लोग परेशान हो रहे हैं, आज एक बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन बेड की तो बात ही छोड़िए। देखो, बेड बढ़ाए जा रहे हैं और 2 दिन पहले से आज मरीज भी कम आ रहे हैं, थोड़ा सुधार हुआ है। और जहाँ जहाँ तकलीफ आ रही है उस मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है। नए कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही एक पॉजिटिव सोच लेकर के इस कोरोना पर किस तरह कंट्रोल है उस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की तरफ से भी कोई सजेशन दिए जा रहे हैं क्या? क्योंकि सीएम आपसे जुड़ते हैं, बातचीत भी करते हैं, कल भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, तैयारी से सब मंत्री जाते होंगे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का तो उद्देश्य यही होता है। देखो, अपने अपने जिले में जो काम बन सकते हैं उनका करने का प्रयास करते हैं। कल मैं जालोर था, दिन भर जालोर मीटिंग ली और ऑक्सीजन की कमी है या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, नए कोविड सेंटर खोले गए हैं, कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं दुरुस्त है और व्यवस्था का सुधार हो रहा है। ठीक है, व्यवस्थाओं को सुधार किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह तंवर जी, अभी सर आपने इससे पहले कहा कि गाइडलाइन की पालना हो, लोग घर पे रहें, मास्क लगाएं, दूरी, ये सब 1 साल से हर कोई समझाता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ये बात ठीक है मनोज कुमार शर्मा जी ने कि अब इस पर सख्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सर, क्योंकि कोटा सीएमएचओ हैं आप, इंतजाम अस्पतालों की बात की जाए, व्यवस्थाएं उस कदर क्यों नहीं है, क्यों ठीक नहीं हो पा रही है इतने दिन के बाद भी? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? आपने कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं हम बढ़ाते हैं, पेशेंट ज्यादा आते हैं, इसलिए ये कवर नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं, क्या वाकई में सब सीरियस होते हैं? हाँ, ऐसा है कि जो परसेंटेज सीरियसनेस का पहले था उससे बड़ा है। अभी क्या है कि नंबर भी बढ़ा है, नंबर बढ़ने के साथ साथ उस परसेंटेज में आंकड़े भी बढ़े हैं सीरियसनेस के। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो जितने हम बढ़ाते हैं उतने कंज्यूम हो जाते हैं, जितने हम बढ़ाते हैं उतने कंज्यूम हो जाते हैं। दूसरा, जो रिकवरी रेट है इनकी वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी देर तक स्टे करते हैं।
तो बेड वैकेंट नहीं हो पाता है। इस कारण से हमारे यहाँ पर ये कमी हो रही है। यदि ये ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रेन चेंज नहीं होता, ये सेकंड स्ट्रेन नहीं आता, तो हमारे यहाँ पहले ठीक था। जब ये इस तरह से हुआ और जो इसकी संक्रामक रेट बढ़ी, इसकी तीव्रता बढ़ी, और तीसरे दिन चौथे दिन जब स्कोर 8 से 10 होने लगा, HRCT इतनी गंभीर रूप से आने लगी, तो हमने संसाधन पहले बढ़ा लिए थे और बीच में बढ़ाए, और रेगुलर हमारा ऐसा है। अभी कोटा यूनिवर्सिटी में 500 बेड का हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है। यहाँ पर सीरियस केस भी रखे जा रहे हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यदि बाईपेप की आवश्यकता होती है तो ही हम उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करते हैं। बाकी हम यहाँ पर अच्छी तरह से उनको मैनेज कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से मैनेज कर पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और कोटा सीएमएचओ का स्टाफ रात दिन यहाँ काम कर रहा है, सारा प्रशासन लगा हुआ है। ठीक है सर, लेकिन वजह यही है, देखिए लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग लापरवाही कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं, स्थिति बिगड़ती है, अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में जो संसाधन है वो उतने सीमित हैं या बढ़ाए भी जा रहे हैं तो उसकी 4 गुना ज्यादा यहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं, और इस वजह से भी ये व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई है। नारायण सिंह देवल जी, देखिए व्यवस्था तो यहाँ पर की जा रही है, और ठीक है आपने भी बात की कि अपने अपने स्तर पर हर कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट से भी कहा गया कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो बताए कि आपका एक्शन प्लान क्या है, फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर हो। आपको लगता है कि अभी जो किया जा रहा है वो अभी पर्याप्त नहीं है या कुछ और इस पे ऐड ऑन करने की जरूरत है जिससे हम इस चेन को ब्रेक कर सकें गवर्नमेंट के स्तर पर? नहीं, इसमें अभी तक जो किया जा रहा है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है, मेरे जिले में मैं बात करूँगा 15 फिजिशियन की पोस्ट है और मात्र 3 फिजिशियन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नए कोविड सेंटर खोलें, परंतु डॉक्टरों की कमी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री से भी मांग करूँगा कि आप ये जो डॉक्टरों की खाली जितने भी पोस्ट है वो आप तुरंत भरें, और जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप काम पे लगाएं। और जैसे CHO का सारा इंटरव्यू हो गया, फिर भी वो उस भर्ती को रोक के रखा है। तो और केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 साल पहले वित्तीय स्वीकृति जारी की थी, और वो काम भी अभी पूरे राजस्थान में, चाहे हमारा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों की पूर्ति जल्दी करनी चाहिए, तो काफी हद तक बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। सुखराम बिश्नोई जी, अब क्योंकि हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है केंद्र और राज्य सरकारों से, किस तरह का रोड मैप है आप लोगों का, जरा ये बताइए। आपको तो पता होगा सरकार ने किस तरह की प्लानिंग की हुई है। अब देखो, अभी नारायण सिंह जी कह रहे थे डॉक्टर्स ने 2000 डॉक्टर्स 4 महीने पहले लिए हैं। अभी मतलब जालोर जिले के अंदर 19 डॉक्टरों की वैकेंसी और निकाली है, बाड़मेर में ले रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं अवेलेबल है, सभी को लिया जा रहा है, ड्यूटी में लिया जा रहा है। और मेडिकल जो स्टूडेंट उनको भी सेवाएं लेने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं मिल रही है उनकी व्यवस्थाएं हम ले रहे हैं, उनकी सेवाएं लेने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मात्र कहने से कुछ नहीं है। मेरा साथी विधायक नारायण सिंह जी निवेदन है कि आप और MP साहब ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आप ऊपर दिल्ली में प्रयास करें, ताकि साथ में मिलकर के अपने चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है, यहाँ पर अगर सब विधायक है तो सब जनप्रतिनिधि है, विधायक हो या सांसद हो, सबको एकजुट होकर केंद्र से भी बोलना चाहिए, और कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार कर भी रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि इंतजार रहेगा कि कल कैबिनेट की मीटिंग होती है, बैठक में क्या कुछ सामने आता है, फैसला किस तरह के पूरा प्लान बनाया जाता है, ताकि इस बढ़ती हुई चेन को तोड़ा जा सके, ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, अधिकारी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, कोविड सेंटर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत होगी कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर और बढ़ाए जाए। सब कुछ ठीक है, लेकिन वैसे स्थिति आए कि उससे पहले आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप भी घर में बैठिए, क्यों बाहर निकलने की जरूरत है। गाइडलाइन सामने है, सख्ती के साथ इसकी पालना करवाई जा रही, फिर भी आप बाहर निकलते हैं, और इसलिए सख्ती करनी पड़ती है जब सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजने की बात कही गई और भेजा भी जा रहा है। सड़क पे निकलेंगे, बेवजह निकलेंगे तो कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर अभी भी आप ना माने तो आने वाले वक्त में दंडात्मक कार्रवाई होने लगे, उसे वो भी होगा और करना पड़ेगा सरकार को। अगर आप नहीं मानते हो तो इसलिए बेहतर है कि खुद पर नियंत्रण रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मदद कीजिए सरकार की आमजन की इस कोरोना चेन को तोड़ने में। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।